हे गाइस, अब हम बात करने वाले हैं साइंस मॉडल सेट 1 के बारे में। हमें एक तरह से रिवाइज भी करना है और उनको देखते चलना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो है मॉडल से ही हमारा 90% जो है क्वेश्चन एकदम मैच होते जाता है। तो आपको करना है क्या है कि मॉडल सेट को बिल्कुल देख के चलना है और पूरी सेट पाने के लिए यानी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करना है। ओके, तो आपने ये सब निर्देश तो पढ़ लिए होंगे। सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि हमें 1 से 7 तक क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें 5 क्वेश्चन को ही आंसर करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए एवं इलेक्ट्रॉनिक यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितने विद्युत आवेश होते हैं। पहले हमें बोला है विद्युत आवेश क्या है, यानी इसका ऐसा मात्रक क्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है और इसे सी से सूचित करते हैं। और मैं बता दूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। यानी कि यहाँ पर कूलम आवेश का विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक तो कूलम होता है और इसे सी से सूचित करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर कूलम जो होते हैं वो कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है और इससे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर आंसर क्या होगा। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विभवांतर मापने की में की जाती है और इसे विद्युत परिपथ में पार्श्वर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में नहीं पार्श्वर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, जैसे 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस करके, ठीक है, इससे किया जाता है। इसको आगे भी देखेंगे, तो फिलहाल आपको ये समझना है। नेक्स्ट, एक ऐसे धातु का उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर धातु तो हमेशा ठोस अवस्था के होते हैं, लेकिन एक ऐसे अपवाद में आ जाता है जिनको हम लोग पैरा या एसजी भी कहते हैं। पैरा का सूत्र संकेत है। ओके, ये एक ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पानी की अवस्था में पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। ये एल्काइन का होता है और एल्केन का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है एल्काइन और एल्केन क्या है, कि इसका सूत्र क्या है। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मैं बता दूं यहाँ पर मटर का पौधों को चुना था, क्योंकि ये एक तो बाजार में भी आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इन्होंने ऐसे ही मतलब पौधों को ही चुना था। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। जैव निम्नीकरण, तो यहाँ पर जैव का निम्नीकरण जो उदाहरण है, एक है मलमूत्र और गोबर है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होता है। तो सूर्य का प्रकाश, जल और CO2 पर निर्भर होता है। कौन उत्पादक, जो भी उत्पादन जो है बनाता है, मतलब उत्पादित करता है, वो केवल इसी पर निर्धारित होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश, जल और CO2। ओके, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन ओनली करना है 7 में से, तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पेयर की परिभाषा लिखिए और किसी परिपथ में धारा की गणना करिए। तो 500 कूलम आवेश 10 मिनट में से होकर गुजरता है, तो ये भी हमें बताना है। तो पहले हमें 1 एम्पेयर को परिभाषित करना है। 1 एम्पेयर का परिभाषा होता है, यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड यानी कि प्रति सेकंड कूलम आवेश जो संचारित हो रहा है, तो उसे धारा को 1 एम्पेयर कहा जाता है। कहने का मतलब है, अगर किसी परिपथ में यानी कि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में अगर प्रभावित हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है 1 एम्पेयर, यानी कि एक धारा जो है 1 एम्पेयर धारा कहा जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका 1 एम्पेयर का परिभाषा। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर कूलम दिया हुआ है कितना, 500 कूलम दिया आवेश। ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग जो दिया है ये 10 मिनट दिया। हमें मालूम है इसको 1 कूलम 1 सेकेंड में होता है प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर मिनट को हमें सेकेंड में चेंज करना है। तो मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमें 60 से गुना करना होगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड हो जाएगा और हमें कूलम निकालना है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं धारा, यानी कि धारा को I बोलते हैं, I से सूचित करते हैं। I बराबर कितना हो जाएगा, कूलम बटे टाइम। तो यहाँ पर कूलम कितना है, 500 और टाइम है 600। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो पर कट जाएगा, तो नीचे
5/6 बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के इतना आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। मीन्स यहाँ पर हमारा फाइनली कितना आया था, यानी कि यहाँ पर हुआ था हमारा 500/600। तो हमने 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कट किया। अब इसको डिवाइड करना 6 से, तो यहाँ 6 से 5 कम था, 10 मैंने लगाया तो ये 50 आ गया। यहाँ पर जीरो लगेगा, सॉरी यहाँ पर जीरो लगेगा आगे में, और ये हो जाएगा 6 का अगर 8 बार करेंगे यानी 6 8 48, 8 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 48 यानी 2 बचेगा। और यहाँ पर 10 मिनट के बदले अगर हम जीरो लगाएंगे तो 4 18, फिर 2 बचेगा, यानी इस तरह, यानी कि यहाँ पर बढ़ते जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कितना एम्पेयर दिया है, इतना बचेगा। यानी अब धीरे 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 जो है ख़त्म नहीं होगा इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। इसमें बोला निम्नलिखित को स्पष्ट करें। अब यहाँ पे किसको स्पष्ट करना है, जैसे यहाँ पे पहला दिया है कि किसी तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो पहला यहाँ पर आंसर होगा, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि अगर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो फलतः मोटे तार पर प्रतिरोध जो है काफ़ी कम होते हैं पतले तार की तुलना में। तो यहाँ पर तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, R अनुपात में होगा 1/एम्पेयर, यानी कि ए होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारक पर निर्भर करता है कोई भी चालक यानी तार। सबसे पहली बात है यहाँ पर चालक के प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहली बात, चालक की लंबाई क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, या उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। तो ये 3 प्रकार से निर्भर करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर बोला है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापमान यानी कि तापन या धातु जो है शुद्ध ना बनाकर उसको मिश्र धातु से ही क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर मिश्र धातुओं के प्रतिरोध जो है शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर आपको समझना है ये चीज़ों को शुद्ध धातु से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर बात ये है कि मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु में प्रतिरोध यानी प्रतिरोध जो है शुद्ध धातु की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। तो ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसी कारण से इनका जो है उपयोग स्तरीय या टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में ही देखने को मिलता है, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के 3 पर्यावरण हितोष के हितोष अभ्यास को लिखिए। यानी पर्यावरण के हितोष कौन कौन से हैं। प्लास्टिक के स्थान पर हमें जूट बैग का प्रयोग करना है, जो पर्यावरण को अगर बचाना है तो हमें प्लास्टिक की जगह जूट का प्रयोग करना चाहिए। और प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए यानी कंट्रोल करना चाहिए, और रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये पर्यावरण के 3 हितोष हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समजात अंक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ दें हमें आंसर, ठीक है। तो मैं बता दूं समजात अंक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंक जो उत्पत्ति के आधार पर बिल्कुल समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं, तो समजात अंक कहते हैं। पहले समझ लीजिए यहाँ पर समजात अंक क्या, अगर 2 या 2 से अधिक हम जीवधारियों को देखेंगे तो अंक जो है उसका बिल्कुल सेम है लेकिन काम जो है वो अलग अलग होते हैं, तो उसी को कहा जाता है समजात अंक। जैसे में मनुष्य के हाथ और पक्षी के डेने, यानी मनुष्य के हाथ और पक्षी के डेने अंक तो है एक ही लेकिन काम होता है अलग अलग के, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर में बोला परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक जो है परितंत्र में क्या काम करता है, क्या भूमिका निभाता है। पहला क्या, अपमर्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही निभाते हैं। यदि अपमर्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट का ढेर लग जाएगा, सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी अपमर्जक का होना भी जरूरी है। अगर कोई चीज़ जैसे सड़ा गला चीज़ जैसे कोई मर जाता है जानवर उनवर, तो अगर उसको फेंक देते हैं, अपमर्जक नहीं होता तो अब पृथ्वी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी होती और धीरे धीरे वो समाप्त भी हो चुका होता। तो इसीलिए परितंत्र में अपमर्जकों की बहुत ज़्यादा जो है भूमिका निभाती है, ठीक है, सड़े गले चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय अंग और समजातीय श्रेणी में क्या है। तो समजातीय श्रेणी जैसे कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही यानी प्रकार्यात्मक समूह रहता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक के वह समूह जिसमें सभी श्रेणी जो है सदस्य एक ही प्रकार्यात्मक समूह के रहते हैं और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच सदा क्या रहता है, C2 यानी CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया CH4 या फिर C2H3, इसमें CH2 का ही अंतर है, ठीक है। क्यों, यहाँ पर देखिए C तो दोनों में ही एक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे C यहाँ पर 2 है, यानी इस तरह करके हम इसको बना सकते हैं, 1 मिनट। यानी कि यहाँ पर अंतर क्यों, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है, C यानी कार्बन 1 है, H जो है इनके 4 है, यानी कार्बन का हमेशा 4 पेयर होता है। यानी ये देखिए अब यहाँ पर C2 का इसीलिए अंतर है, यहाँ पर C कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पर C एक कार्बन का 4 पेयर होना जरूरी है। तो पहला इधर 3 है, इधर 3 है, इधर मतलब इधर 3 पेयर हो गया, ठीक है। और इसका भी देखते हैं, इसको भी करा देते हैं जल्दी से, 3 पेयर बना देते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर तो हो गया, इधर 3 इधर 3, हमेशा 4 होता है, तो एक कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, या इसका H और इसका H यहाँ पर मिल गया है जो 4 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए CH2 का इसीलिए अंतर होता है क्योंकि यहाँ पर C एक था, कार्बन हाइड्रोजन 4 हुआ है, यहाँ कुल मिला के CH2 पूरी तरह से क्या है, अंतर है, यानी कि दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, ओके। तो यहाँ पर जैसे ये अंतर है तो CH3OS तथा C2H5OH में प्रक्रियात्मक समूह में OH एवं CH2 का अंतर है, यहाँ पर OH और CH2 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। पहला यहाँ पर देखिए श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें, यानी श्रेणीक्रम मतलब संयोजन क्या है। और एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या है, R1 R2 और R3 है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक भी प्राप्त करें। तो मैं बता दूं यहाँ पर पहला इसका आंसर है श्रेणी क्रम का, जब किसी प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरा छोर से तथा तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। कहने का मतलब है जब पहला प्रतिरोध को क्या किया, दूसरे प्रतिरोध से, और दूसरा को तीसरे से, और दूसरा को दूसरा से, फिर दूसरा को तीसरे से, फिर तीसरे को पहले से जोड़ा जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर R1 R2, यानी कि यहाँ पर कहा गया है जैसे हमने प्रतिरोध यहाँ से किया, प्रतिरोध से हमने क्या किया, एक धारा प्रवाहित किया, तो ये गया 3 पर आ गया, 2 से फिर यहाँ पर एम्पेयर, फिर आया, फिर यहाँ पे मैच होते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यही श्रेणीक्रम संयोजन का फिगर है। और यहाँ पर जैसे दिया है कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है, तो इनके बीच विभवांतर V1 V2 और V3 ही होगा, ठीक है। और वोल्ट यानी कि, ठीक है, तथा इसमें धारा जो है I प्रभावित हो रही है, तो इसमें व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले ओम का नियम को अपनाना है, यानी ओम के नियम से V1 बराबर I R1, इसको समीकरण 1 मानेंगे, V2 I R2 ये समीकरण 2 हो जाएगा, फिर V3 I R3 ये समीकरण 3 हो जाएगा, ओके। अब समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 और इधर हो जाएगा I R1 R2 और I3। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, भी तो भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि सभी में धारा जो है कॉमन है, तो हमने यहाँ पर धारा को कॉमन निकाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो जाएगा समीकरण 4। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, V1 और V2 और V3 एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हमने इसके बदले किसका यूज़ किया, पूरा V का यूज़ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर A और B के सिरों के विभवांतर B है, तो धारा I हो, तो ओम के नियम से क्या होगा, हम जानते हैं V बराबर IR होता है, और ये समीकरण 5 है। अब हम करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 से। तो समीकरण 4 क्या था, V बराबर I, उसके बाद था R1 प्लस R2 प्लस R3, यही था, ठीक है। अब समीकरण 5 कितना है, V बराबर
आई आर आर यही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये भी और इसमें भी भी तो ख़त्म हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आई आर और इधर हो जाएगा आई, फिर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक है। और इधर हो जाएगा, अगर ये आई और ये आई को दोनों तरफ से कट करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस प्रतिरोध बराबर R2 प्लस में R3। इस तरह हमें ये समीकरण को प्रूव करना है। मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये तो हमारा 5 है, यानी कि समीकरण 5 है, और समीकरण 4 का हम जानते हैं, तो इसमें भी था, उसमें भी था, दोनों कट गया। और समीकरण 5 का आई आर है और इसका ये समीकरण 4 का। तो यहाँ पर आपको समझना है, ये आई से ये आई कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपली आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। ओके, याद रखना है। और नेक्स्ट है, जैसे आपको ये फिगर पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने हैं। यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट की बैटरी जो है लगाया हुआ है, ठीक है, और इसमें आई धारा बह रही है, R1 R2 R3 इसमें वोल्ट को लगा दिया गया। जैसे प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम और 10 ओम और 30 ओम है। वैसे आपको समझना प्रतिरोध का ओम ओम जो है ऐसा मात्रक होता है इसका, ठीक है। और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो ए परिपथ का कुल प्रतिरोध बी परिपथ के प्रभावित कुल धारा, यानी इसमें ए बी करके निकालना है। और जैसे यहाँ पर सी में भी दिया है, तो पहले हमें समझना है प्रतिरोध क्या क्या दिया है। प्रतिरोध R1 का दिया 5 ओम, R2 का दिया है 10 ओम और R3 का दिया है 30 ओम। तो हमें बैटरी के सिरों का विभवांतर कितना दिया है, V बराबर 12 वोल्ट जो है जोड़ दिया गया इसमें। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा RP, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/RP, यानी 1/R1 प्लस 1/R3, R2 करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R1, R1 का मान 5 था और R2 का 10 और R3 का 30। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ पर लॉसो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको भी 30 करना है, इसको भी 30 करना है, इसको भी 30 करना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको समझना है कि अगर 1/5 को हम 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करना होगा, 1/10 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना है, तो नीचे तो 1/30 ये तो है ही, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस है। ओके, यहाँ पर प्लस है, 1/30 को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो चेंजेस है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एक कम 6, नीचे हो जाएगा 30, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 एक कम 3, नीचे हो जाएगा 30, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 30। नीचे तो समान है ना, तो हम नीचे नहीं जोड़ते, 30 का 30 रहने दो। यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 को हम काट सकते हैं, 10 एक कम 10, यानी कि 10 एक कम 10 और 10 दिया 30, यानी 1/3 जो है इसका हो जाएगा ए नंबर का आंसर। ओके, जैसे यहाँ पर दिया और ए नंबर का 1/10 हो गया। तो हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, तो कुल प्रतिरोध जैसे RP था, RP बराबर कितना 1/3 था, तो अगर हमें RP ओनली निकालना है अनुपात में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर परिपथ में प्रभावित कुल धारा कितना है, तो यहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो इसमें कितना कितना धारा बह रहा है, 2.4 और प्लस में 1.2 और 0.4, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 4 4 और 2 6 हो गया, 6 और 4 कितना होगा 10, 10 का 0 और इधर हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही होगा और इसका 1, यानी कुल मिला के 4 होगा। 1 के बाद 10 को हटा देंगे, नीचे 10 के बाद वाला 0 कट जाता है, तो यहाँ पर 4 एम्पेयर हो जाएगा कुल परिपथ में प्रभावित धारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर R1 से प्रभावित विद्युत धारा, यानी I1 हो जाएगा, फिर V/R1 बराबर, यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पर सी नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें इतना एम्पेयर धारा मिलेंगे। अगर हमें R2 को देखना है, यानी कि धारा 2 का देखेंगे, तो यहाँ पर V/R2 हो जाएगा और V का कितना है 12 और R2 का मान 10 एम्पेयर है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 एम्पेयर 1.2 एम्पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। R3 को प्रभावित धारा कितना हो जाएगा 12/30 और इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये हो जाएगा कितना 2, अगर हम 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, और इसको करेंगे तो यहाँ पर 10 दशमलव होगा, 10 के बाद इधर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, यानी कि 0.4 धारा जो है यानी एम्पेयर इसमें प्रभावित होगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें बोला धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर करना है। तो यहाँ पर पहला अंतर है कि धातु और अधातु में अंतर। धातु में क्या अंतर है, विद्युत धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती है, धातुएं जो हमेशा धनात्मक होगा, और अधातुएं हमेशा ऋणात्मक होती है। बात तो आप समझते हैं, क्योंकि धातु जो है आयन का त्याग करती है और अधातु जो है आयन को ग्रहण करती है। ओके। और नेक्स्ट है धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर क्षारीय बनाती है, और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं Na2O प्लस में H2O, तो ये कुल मिला के क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH2। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो Na2 है, ठीक है, Na2O प्लस H2O, ठीक है, H2O, तो यहाँ पर क्या बन गया, NaOS बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे Na2 है, और तो हम यहाँ पर Na2 लगा दिए। ठीक है, तो OH 2 हो गया, तो यहाँ पे H हो गया कितना, 2, तो यहाँ पर कुल मिला के 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग हो जाता है। ठीक है, बैलेंस हो जाता है। और इसका सेकंड वाला देखेंगे तो अधातु ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, जैसे CO2 प्लस H2O, कुल मिला के क्या बना, H2CO3। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट जो अंतर है वो है धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जब धातु जो है अम्ल के साथ यानी कि एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है रिलीज करेगा, जैसे ZnH2SO4 प्लस में ZnSO4 प्लस H2 गैस जो है ये रिलीज हो रहा है, इसीलिए एरो का साइन ऊपर दिखा दिया जाता है। और यहाँ पर इस साइड में क्या बोला जाता है, अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, लवण और यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, जैसे C+2H2SO4, तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर बन जाएगा H2O। ठीक है, नेक्स्ट है इसका धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर विद्युत संयोजन क्लोराइड बनाती है, जैसे 2Na प्लस में Cl2 यानी कि बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है, जैसे H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा यहाँ पे 2HCl। और यहाँ पे कुछ आधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्रोजन बनाती है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिख रहा है। और यहाँ पर बोला है आधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थायी हाइड्रोजन बनाती है H2 प्लस S, तो ये बन जाएगा H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताएं। तो किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को ही पोषी स्तर कहा जाता है। तो इसमें से आहार श्रृंखला का उदाहरण है घास किसने खाया, हिरन, और हिरन को किसने खाया, शेर। ये एक तरह से हो गया, यानी कि आप इसको समझते हैं। इस आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित है। प्रथम पोषी स्तर पर घास जो है आता है या उत्पादक है, एक तरह से इसको हम कहते हैं उत्पादक। द्वितीय स्थान पर पोषी स्तर पर हो जाएगा हिरन, या प्रथम उपभोक्ता भी कहा जाता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। जो जानवर केवल पौधे या पौधे से बने उत्पाद को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। और तृतीय स्तर पोषी स्तर पर आते हैं शेर, या उच्च मांसाहारी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर। जैसे यहाँ पर बोला प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, तो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी को ही कहा जाता है प्रभावी लक्षण। और मेडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर प्रतिरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि दूसरी लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और प्रभावी रूप से यानी कि अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये F1 की पीढ़ी है यानी कि प्रथम पीढ़ी है, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा। अगर बात करें शुद्ध लंबा पौधा में TT होता है बड़ा वाला, और शुद्ध बोना पौधा में स्मॉल TT होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है, जैसे यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में बड़ा वाला हो गया T और छोटा वाला यहाँ पर चला आया, फिर बड़ा वाला यहाँ पर आ गया, छोटा वाला यहाँ पर चला गया, इस तरह करके ये जो है फिगर आपको दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरे 19 के 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना।